हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उस समय का एंशियंट टेबल्स में सबसे एडवांस टेबल था। इसने काफ़ी हद तक एलिमेंट को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए काफ़ी हद तक अपना वर्क किया। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स किस चीज़ के बेसिस पे वर्क करता है। तो इसमें जो बेसिस है दैट इज़ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। इस टेबल में क्या होगा? द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic weight. The elements are arranged on the basis of increasing order atomic weight, or the elements are grouped together on the basis of physical and chemical प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे भी एलिमेंट्स अरेंज, मतलब जिस एलिमेंट की सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ से ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस हुआ और अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज करने का काम भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। दैट इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में मेंडलीव ने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया बेटा? रिएक्ट किया गया। क्या किया गया? रिएक्ट किया गया। और रिएक्ट करने के बाद डिफरेंट सब्सटेंस बने, मतलब ऑक्साइड्स बने, हाइड्राइड बने। उसके बेसिस पे किस टाइप के ऑक्साइड्स बन रहे, किस टाइप के हाइड्राइड बने, इसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या कर दिया बेटा? अलग अलग ग्रुप में डिफ्रेंशिएट कर दिया। दैट इज द बेसिक फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में क्या एक और चीज़ हमारे सामने आई, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और पीरियड। क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट। ग्रुप और पीरियड्स में, ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं? ग्रुप इज द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। क्या होगा? ग्रुप, it is a vertical column in the periodic table। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्टिकल कॉलम जो होता है दैट इज नोन एज ग्रुप, और जो पीरियड्स होते हैं दैट इज इट इज ए horizontal row in the periodic table that is known as पीरियड। इस तरीके से ग्रुप और पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल दैट इज नोन एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल दैट इज पीरियड्स। ठीक है, तो इसने जो ग्रुप्स डिफरेंशिएट किए दैट इज 8 ग्रुप। कितने होते हैं? 8 ग्रुप रोमन नंबर्स में लिए। और इसके साथ इसने जब इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया तो उसमें जो बात आई उसमें एक 0 ग्रुप और इंट्रोड्यूस कर दिया। कितना कर दिया? 0 ग्रुप। तो इस तरीके से टोटल ग्रुप्स जो हो गए दैट इज इक्वल टू 9। कितने हो गए? 9। 8 प्लस 0 ग्रुप्स। पीरियड्स जो हैं इसके जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें पीरियड्स के नंबर्स थे दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 पीरियड्स होते हैं और 9 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ये बात भी यहाँ पे आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। समझ में आ गया? दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, उसकी बेसिक फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल्स के क्या खासियत थी और इस टेबल्स के क्या कुछ कमियां थी। तो हम पहले इसकी खासियत मतलब इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डीमेरिट्स की तरफ इसके हम चलेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दो हमें इसको पढ़नी है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स जो है इस तरीके से उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको याद रखनी है। टेबल्स जो है
और सिस्टमैटिक तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स है, इसकी जो मेरिट्स होती है वो क्या होती है, फ़ायदे क्या होते हैं बेटा, पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके नुकसान पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ी जो मेरिट है दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी, क्योंकि इसने एलिमेंट्स और ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी, मतलब एक सिस्टम के थ्रू, भाई यहाँ पे ये एलिमेंट आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये एलिमेंट ग्रुप में डिफरेंशिएट है, ये पीरियड्स में डिफरेंशिएट, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो क्या होगा, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स होता है, दैट इज द फर्स्ट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करें सेकेंड इज द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स की इसने प्रिडिक्शंस की। कैसे करी, इसने अपने पीरियोडिक टेबल्स में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े। क्या छोड़े बेटा, वैकेंट स्पेस छोड़े। इस वैकेंट स्पेस से क्या हुआ कि अपकमिंग एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन न्यू एलिमेंट मतलब अपकमिंग एलिमेंट्स के बारे में यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई कोई ना कोई नया एलिमेंट आएगा जो उस पोजीशंस को, वैकेंट जो पोजीशंस को फिलअप कर लेगा। जैसे इस जब ये पीरियोडिक टेबल आया तो नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स के आसपास नॉन थे, धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल्स में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए ताकि ये बताया कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। और वैकेंट स्पेस को इसने एक पर्टिकुलर नाम दिया, ईका। क्या दिया, ईका। ईका एक संस्कृत वर्ड होता है, संस्कृत वर्ड में इसे कहते हैं नेक्स्ट। बेसिकली संस्कृत में जो मीनिंग होता है इसका वो क्या होता है, नेक्स्ट। वर्ड हम ये नहीं कहें संस्कृत में नेक्स्ट कहेंगे, हम कहें संस्कृत में इसका मीनिंग होता है नेक्स्ट या फिर अपकमिंग। क्या होगा, अपकमिंग मतलब आने वाला, नेक्स्ट या अपकमिंग। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ईका बोरोन, बोरोन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है इसमें, स्कैंडियम। क्या आएगा, स्कैंडियम। तो क्या करा, ईका बोरोन के नाम से एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और कह दिया भाई यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट है, दैट इज बाद में डिस्कवर होने के बाद कौन सा, स्कैंडियम। ऐसे ईका एल्यूमिनियम, इसमें कौन सा आएगा बेटा, गैलियम आएगा। कौन सा आएगा, गैलियम एलिमेंट है। तो इसके बाद कौन सा है, गैलियम आया। इसी तरीके से ईका क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। और ईका सिलिकॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आया, जर्मेनियम आया। ठीक है बेटा, इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट जो है ये प्रिडिक्शंस के बारे में किसने बताया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बताया। बेटा समझ में, सेकंड मेरिट से आपको समझ में प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स के बारे में। अब हम चलते हैं थर्ड मेरिट की तरफ। थर्ड मेरिट इज द प्रॉपर पोजीशन फॉर नोबल गैस। प्रॉपर पोजीशन फॉर नोबल गैस। तो थर्ड मेरिट है प्रॉपर पोजीशन फॉर नोबल गैस। जो नोबल गैस होती है इनके लिए प्रॉपर पोजीशन कैसे पता है, इसने इंट्रोड्यूस किया जीरो ग्रुप में मैक्सिमम सभी नोबल गैस आ जाती है। तो इस तरीके से नोबल गैस के बारे में प्रॉपर पोजीशंस डिफाइन की बेटा। ठीक है, प्रॉपर स्पेस दिया, प्रॉपर पोजीशंस दी। ठीक है बेटा, ये भी कह सकते हैं। और फोर्थ है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एटॉमिक वेट जो करेक्ट किए गए, जैसे डाउटफुल थे भाई इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, जैसे कि एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेरिलियम। कौन सा होगा, बेरिलियम एलिमेंट का एटॉमिक वेट पहले 13.5 युग लिया जाएगा, लेकिन ये एक डाउटफुल था भाई कहाँ आएगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए इसने कहा है बेरिलियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 13.5 नहीं होता, वो 9 यू के इक्विवेलेंट होता है। कैसे, जब इसने अपना टेबल अरेंज किया तो देखा गया 13.5 जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आएगा। कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है बेटा 14। इसका 13.5 कहाँ आएगा, बेरिलियम जो है वो 13.5 यहाँ आना चाहिए, लेकिन जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में देखा गया कोई स्पेस आ सकता है तो देखा गया कोई स्पेस नहीं आया। तो उसके बाद इसका करेक्ट किया गया, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है ना पहले इनकरेक्ट ली गई 3 ली गई थी, लेकिन एक्जैक्टली बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, इसी कारण से इसका करेक्ट किया गया और फाइनली जो इसका एटॉमिक वेट जो आया वो कितना आया
9 आया। कितना आया? 9 आया। इस तरीके से उसको प्रॉपर पोजीशन कहाँ दी? लिथियम और बोरोन के बीच में बेरिलियम एलिमेंट्स। इस तरीके से जो डाउटफुल एटॉमिक वेट है उसको क्या किया गया? करेक्ट किया गया। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स यहाँ पे आगे क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स थे इसकी कमियाँ क्या थी, डी मेरिट्स क्या थी? ठीक है बेटा, लिमिटेशंस या डी मेरिट्स भी कह सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड डी मेरिट्स? डी मेरिट्स या फिर लिमिटेशन ऑफ दिस टेबल्स। तो डी मेरिट्स लिमिटेशंस में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट जो है दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड। इसकी जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो डिफाइन नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एल्कली मेटल्स जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ भी और हेलोजन्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी मैच करता है, इसलिए इसकी पोजीशंस डिफाइन नहीं है। जैसे अभी मॉडर्न पीरियड टेबल्स उसमें भी एग्जैक्टली पोजीशन नहीं है, इसको एक सेपरेटली अरेंज किया जाता है हाइड्रोजन को, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी मेंडलीव पीरियड टेबल्स नहीं बता पाया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट डिमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट प्रॉपर्ली अरेंज इन दिस पीरियड टेबल। ठीक है, positions of isotopes is not properly arranged in its periodic टेबल, क्योंकि आइसोटॉप्स का मतलब एक ही एलिमेंट इसका डिफरेंट एटॉमिक मास और दैट इज नॉन एज आइसोटॉप्स। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप इज नॉट डिफाइंड इट्स पीरियोडिक टेबल्स। उसके बाद एनामलस अरेंजमेंट या एनामलस पेयरिंग या फिर एनामलस अरेंजमेंट कह सकते हैं। एनामलस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एनामलस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का मतलब जिसका एटॉमिक वेट कुछ और था उसको पहले ले लिया, कुछ एटॉम जैसे मान लो किसी का एटॉमिक वेट ज़्यादा था उसको कम ले लिया। जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, निकल है, तो आयरन निकल्स में कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, इस तरीके से एनामलस अरेंजमेंट मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसकी एटॉमिक वेट बाद में कुछ करेक्ट किया गया, तो करेक्ट करने के बाद उसके जो अरेंजमेंट था वो पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ये एनामलस अरेंजमेंट के बारे में बेसिकली जो है कुछ इसकी कमियां आई थी मेनली पीरियोडिक टेबल्स की। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मतलब पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इसकी के बारे में एग्जैक्टली मेनली पीरियोडिक टेबल्स नहीं बता पाया, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल्स। और इस तरीके से ये जो उस समय का सबसे एडवांस पीरियोडिक टेबल था दैट इज़ नोन एज मेनली पीरियोडिक टेबल। तो ये टेबल्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।